नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग मैथ्स ऑप्शनल बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के पिछले 5 साल के सवाल जो भी बीपीएससी में पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 64वीं बीपीएससी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से जो भी सवाल आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो सवाल आया है बीपीएससी में 12A 12B यानी कि 25 25 50 नंबर का। पहला सवाल है पहला सवाल है सोल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन डिटेल आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फिर दूसरा सवाल है एलपीपी दिया हुआ है, सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। ये है अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं एक सोर्स दिया हुआ है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस तरह का होता है तो इसको इस तरह से समझिए। यहाँ पे जैसे कि तीन सोर्स दिया हुआ है, 1 2 3, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि S1 S2 S3। ठीक है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी डेस्टिनेशन मान लीजिए कि D1 D2 D3 या D4 कुछ डेस्टिनेशन है। अब मान लीजिए कि S1 जो सोर्स है, S सोर्स है, D डेस्टिनेशन है। अब सोर्स से कुछ जा रहा है, ठीक है, कुछ निकल रहा है, और डेस्टिनेशन के पास आप लोग यहाँ मान सकते हैं कुछ पहुंच रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोर्स 1 के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब हम लोग मान लेते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर चावल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि S1 जो सोर्स है वहां से 6 टन चावल निकला है। ठीक है, जो S2 सोर्स है वहां से मान लीजिए कि 1 टन, यहाँ 1 है तो मान लीजिए कि 1 टन चावल निकला है। और उसी तरह S3 से 10 टन चावल निकला है, मतलब टोटल कितना निकल गया, 17, जोड़ने पे 17 टन। उसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को डेस्टिनेशन की तरह अगर हम लोग मानते हैं तो कुछ इस तरह से समझिए कि यहाँ 7 यूनिट यानी 7 टन चावल पहुंचा, यहाँ 5 टन, यहाँ 3 टन या 2 टन, जोड़ के हो जाता है 17 टन, 17 टन। ठीक है, यानी कि सारे सोर्स से जितना चावल निकला यानी कि 17 टन, और सारे डेस्टिनेशन पे के पास जितना चावल पहुंचा यानी कि 17 टन, दोनों बराबर है। तो ये है अपना बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोनों बराबर है इसलिए बैलेंस्ड, अगर नहीं होता बराबर तो अनबैलेंस्ड हो जाता है, फिर उसको बैलेंस करते हैं, फिर ये सब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इसको यहाँ से सोल्व करना है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई भी सवाल हो उसको सोल्व करने का यही तरीका है कि पहले वाले स्टेप में हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और दूसरे वाले सवाल में ऑप्टिमल, फिर दूसरे स्टेप में ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हर स्टेप में चेक करते हैं कि ऑप्टिमलिटी अचीव हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर अगला स्टेप लेते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो प्रॉब्लम है एलपीपी का, इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सब दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये जो खांचा है अपना स्क्वायर वाला, इसके अंदर जो दिया हुआ ये कॉस्ट है, यानी कि ये अगर S1 है और यहाँ से देख लेते हैं, मान लीजिए ये S1 है, ये D1 है। S1 D1 के बीच में यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पे S1 और D1 के बीच में 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 क्या है, यूनिट कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट है ये, यानी कि S1 से D1 पर अगर 1 यूनिट कोई चीज जाएगा तो उस जितना भी, अगर S1 से D1 तक मान लीजिए कि T टन चावल गया था, उसका कॉस्ट हो जाएगा 2T, पर यूनिट कॉस्ट है ये 2। ठीक है, अब टोटल S1 से कितना निकलता है, 6, और D1 पे कितना पहुंचता है, 7। अब मान लीजिए कि जस्ट सपोज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर S1 से 4 टन चावल निकलेगा तो S1 से D1 तक 4 टन चावल जाने में 4 गुने 2 कॉस्ट लगेगा, यानी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 उसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग को टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, यानी कि टोटल 17 टन यहाँ से निकल रहा है, टोटल 17 टन पहुंच रहा है। अब हमको ये देखना है कि S1 जो सोर्स है उससे D1 D2 D3 D4 के पास कितना कितना भेजेंगे, S2 से D1 D2 D3 के पास कितना कितना भेजेंगे,
और सब कुछ दिया हुआ है कि S1 से टोटल 6 ही भेज सकते हैं, S2 से टोटल 1 भेज सकते हैं, S3 से केवल 10 टन चावल भेज सकते हैं, वैसे ही D1 के पास मैक्सिमम 7 ही टन जा सकता है। इस तरह से कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए। सीधे चलते हैं अब पहला स्टेप की तरफ। स्टेप 1 में हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। कई सारे मेथड हैं, कॉर्नर मेथड है, फिर और भी ग्रीडी मेथड है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड बेस्ट मेथड है। इससे कम स्टेप में जल्दी से आसानी से सॉल्यूशन के पास हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड क्या होता है, सीधे यहाँ से देखते हैं। ये है, मान लीजिए आपका दिया हुआ है S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब हम लोगों को अलोकेट करना है, ठीक है, कहाँ पे कितना अलोकेशन होगा ये देखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पेनाल्टी बनाते हैं हर रो के अलोंग और हर कॉलम के अलोंग पेनाल्टी निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, पहला वाला रो S1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो रो है, पेनाल्टी निकालते हैं। जैसे पहले वाले रो में अगर हम लोग को पेनाल्टी निकालना है तो दो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, सबसे मिनिमम और उसके नेक्स्ट मिनिमम। S1 जो रो है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, उसके बाद क्या है 3, 2 और 3 का डिफरेंस 1, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस, निगेटिव नहीं, मतलब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। अब दूसरा रो है उसी तरह से, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0, उसके बाद क्या है 1, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, इसका पेनाल्टी हो जाएगा 1। वैसे ही इसका पेनाल्टी हो जाएगा 3, 5 है सबसे छोटा, उसके बाद 8। वैसे ही अगर कॉलम वाइज देखेंगे पेनाल्टी, तो D1 कॉलम में सबसे छोटा वैल्यू 1 है, उसके बाद छोटा 2 है, तो दोनों का डिफरेंस है 1, तो इस वाले कॉलम का कोरिस्पॉन्डिंग पेनाल्टी 1। वैसे ही 3, 5 और 6। इसमें से फिर हम लोग मैक्सिमम पेनाल्टी वाले एंट्री के पास जाते हैं, तो 6 है मैक्सिमम, किसके कोरिस्पॉन्डिंग, D4 जो कॉलम है उसके कोरिस्पॉन्डिंग। तो D4 कॉलम में अब हम लोग चेक करेंगे कि सबसे छोटा यूनिट कॉस्ट वैल्यू कौन सा है। सबसे छोटा यूनिट कॉस्ट 7 है, 1 है, 9 है, इसमें सबसे छोटा क्या है 1। तो जो सबसे छोटा है उसके पास कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एलोकेशन कर सके, ठीक है। इधर S2 है और इधर क्या है D4 है, ठीक है। S2 और D4 वाले ये में ही मैक्सिमम एलोकेशन करना है। यहाँ पे है कि S2 से 1 टन कोई 1 यूनिट कोई भी चीज जा रहा है, D4 के पास मैक्सिमम 2 यूनिट पहुंच रहा है, तो इसमें सीधे सीधे मैक्सिमम एलोकेशन वो होगा जो दोनों में मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 है मिनिमम, तो 1 यहाँ से अलोकेट कर दिए। इसको इस तरह से समझिए कि यहाँ क्या है S2 और यहाँ क्या है D4, S2 और D4 के कॉमन में है ये एंट्री, ठीक है। S2 से D4 की ओर मैक्सिमम कितना हम लोग चावल भेज सकते हैं, इस तरह समझिए आप। S2 मैक्सिमम 1 यूनिट भेज सकता है, 1 यूनिट भेज सकता है। D4 मैक्सिमम 2 यूनिट ले सकता है। तो S2 से D4 मैक्सिमम कितना जाएगा, अब जितना ये भेज सकता है, और अब जितना अब यहाँ पे 1 है मिनिमम, ये जैसे कि 1 ही भेज सकता है, 1 से ज़्यादा तो भेज नहीं सकता है, तो मिनिमम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है कि S2 4 भेज सकता है, D2 3 ले सकता है, तो मैक्सिमम S2 कितना भेजता है, 3 ही भेजता है, क्योंकि 4 ही भेज सकता है, लेकिन भेजेगा तो D4 तो ले नहीं पाएगा, 3 ही ले सकता है। तो ऐसे केस में 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे S2 1 यूनिट भेजेगा D4 के पास, ठीक है। तो अलोकेशन क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 1 से ये हो जाएगा 0। यहाँ D4 मैक्सिमम 2 ले सकता है, 1 आ गया तो अब 1 ही ले पाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि अब S2 के पास कुछ भेजने के लिए रहा नहीं, 0 हो गया। तो इस वाले रो को अब एलिमिनेट कर देंगे, फिर इस टेबल के पास जाएंगे। यहाँ S1 और S3 अब अपने पास रह गया केवल रो में, कॉलम में है D1 D2 D3 D4, ठीक है। फिर यहाँ से पेनाल्टी निकालेंगे। पेनाल्टी निकालने का तरीका आपको बता चुका हूँ। दो सबसे छोटे वैल्यू 2 3 है यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में, उसका डिफरेंस 1, पेनाल्टी 1। वैसे ही इसमें 5 और 8 का डिफरेंस 3, वैसे ही 2 5 का 3, 3 8 का 5, वैसे ही इस तरह से पेनाल्टी निकल गया। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है पेनाल्टी का, देख लीजिए कौन सा वैल्यू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू है पेनाल्टी का 5 है मैक्सिमम, ठीक है। उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो सबसे छोटा यूनिट कॉस्ट है 3 है, उस पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अलोकेट कर दें। चूंकि यूनिट कॉस्ट कम है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट करेंगे तो खर्चा कम पड़ेगा। जैसे कि यहाँ
ऐसा समझ लिए कि 3 रुपये प्रति टन खर्चा है, ठीक है। यहाँ 8 रुपये प्रति टन है। तो जो सस्ता है, जहाँ पे S1 से D1 पे ले जाने का, S1 से D2 पे ले जाने का खर्च 3 यूनिट 3 रुपया है पर यूनिट, और S3 से D2 पे ले जाने का 8 रुपया है। तो सस्ता वालों को हम लोग चूज करेंगे, कोशिश करेंगे कि सस्ता वाला रास्ता से, जहाँ कम खर्चा पड़ रहा है उस वाले रास्ते से मैक्सिमम एलोकेशन करें। मैक्सिमम एलोकेशन के लिए फिर हम लोग देखेंगे कि D2 से कोरेस्पॉन्डिंग D2 मैक्सिमम कितना ले सकता है, 5। S1 मैक्सिमम कितना दे सकता है, 6। दोनों में जो कम रहेगा वो अलोकेशन हो जाएगा। यहाँ 5 कम है, इसलिए 5 अलोकेट कर देंगे, ठीक है, 3 के बगल में, ठीक है। S1 से D2 वाला जो ये है एंट्री है, यहाँ पे 5 अलोकेट कर देंगे, 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट कर देंगे तो D2 मैक्सिमम 5 ले सकता है, 5 ले ही लिया, तभी इसके पास कुछ बचा नहीं लेने के लिए। तो इस वाले रो को अब यहाँ से हटा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा D1 D3 D4 S1 S2। फिर से पेनाल्टी निकालेंगे। पेनाल्टी निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ। पेनाल्टी निकालने के बाद मैक्सिमम पेनाल्टी हम लोग देखते हैं कि 5 यहाँ पे मैक्सिमम पेनाल्टी, ठीक है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 2। सबसे यूनिट कॉस्ट, सबसे कॉस्ट कम, यूनिट कॉस्ट वैल्यू कम है, 2। वहाँ पे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एलोकेट कर दें। अब S1 के पास एक ही यूनिट है देने को, D1 के पास 7 यूनिट है लेने को, तो मैक्सिमम जो S1 दे सकता है वो है 1, ठीक है। यहाँ 1 यूनिट एलोकेट हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट एलोकेट होने के बाद इसके पास कुछ बचा नहीं, ये 7 था, अभी भी ये 6 यूनिट ले सकता है एक लेने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ से अब चूंकि ये वाला रो हो गया 0, तो इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ है S2 D1 D3 D4, ठीक है। अब चूंकि एक ही रो है तो सीधे सीधे इसमें अब चेक करेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, वहां पर मैक्सिमम एलोकेट करेंगे। सबसे छोटा यूनिट कॉस्ट है 5, 5 के पास मैक्सिमम यहाँ है 10, और यहाँ पर यह 6। तो 6 और 10 में सबसे छोटा 6 है, तो 6 एलोकेट करेंगे। 6 एलोकेट करने के बाद यहाँ 0 बचा, यहाँ 10 था, 10 में से 6 एलोकेट किए तो 4 बचा है, ठीक है। अब ये दोनों एंट्री अब ये हो गया, यहाँ पे एलोकेट कर दिए, इसको हटा दो। 15 और 9 में यूनिट कॉस्ट सबसे छोटा कौन सा है, 9। 9 के पास मैक्सिमम कितना एलोकेट कर सकते हैं, D4 1 यूनिट ले सकता है। S2 के पास अभी भी 4 यूनिट देने को है, 6 देने के बाद मिनिमम क्या है, 1। 1 अलोकेट कर दिए। 1 अलोकेट करने के बाद यहाँ 0, और 4 में से 1 अलोकेट कर दिए तो यहाँ बच गया 3। अब ये भी हो गया, अलोकेट हो गया। अब बच गया क्या, 15। 15 के पास हम लोग देखेंगे कि D3 और S2 के बीच में, S2 के पास अभी 3 यूनिट है देने को, और D3 के पास 3 यूनिट है लेने को, ठीक है। 3 यूनिट दे देगा, ये 3 यूनिट ले लेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। इस तरह से अपना अलोकेशन हो गया। तो जहां जहां अलोकेट किए हैं वहां वहां एक बार फिर से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे अलोकेट किए हैं, फिर 3 5, 3 के पास 5, यानी कि ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे 5 एलोकेट किए हैं। उस तरह से जहां जहां भी एलोकेट किए हैं, जैसे 2 के S1 और D1 के बीच में एलोकेट किए हैं 1 यूनिट, फिर यहाँ S2 D1 S2 D3 और S2 D4 के पास अलोकेट किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे आ जाता है बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ गया। S1 से D1 के पास 1 यूनिट जाएगा। ये 1 जो लिखा हुआ, ये सब आपको पहले ही पता है कि पहले जो सवाल में दिया हुआ था ये कॉस्ट है, और जो ब्रैकेट में है वो है अलोकेशन, इतना अलोकेट हुआ है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि S1 से D2 के पास 5 यूनिट समथिंग, 5 यूनिट जाएगा, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इसका कॉस्ट क्या है, ठीक है। कॉस्ट हम लोग को मिनिमाइज करना, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए S1 से D1 के पास कितना यूनिट जाता है, 1 यूनिट जाता है। अब पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 2, 1 गुने 2। S1 से D2 के पास अलोकेशन 5 यूनिट हुआ है, कॉस्ट क्या है, 3। वैसे ही अगला एलोकेशन कहाँ है, यहाँ पे एक, यहाँ एक, यहाँ यहाँ, फिर नीचे में 3 है, ठीक है। इस वाले एलोकेशन का कॉस्ट निकालेंगे, 1 यूनिट भेजे हैं, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 1। यहाँ पे देखते हैं S3 से D1 के पास कितना एलोकेशन है, 6, कॉस्ट क्या है, 5। उसी तरह यहाँ 3 एलोकेशन है, कॉस्ट क्या है, 15। 1 यूनिट एलोकेशन, कॉस्ट क्या है, 9। तो जोड़ देना है 2 15 1
9, ठीक है। ये कितना हो गया? 12, 102 हो गया, ठीक है। यानी कि अभी हमारे पास क्या कॉस्ट आ रहा है? 102, ठीक है। 102, अब ये कुछ भी हो सकता है, रुपया डॉलर ये सब कुछ नहीं देखना है, बस कॉस्ट 102 है अभी हमारे पास, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है। पहले तो हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है, क्या ये ऑलरेडी मिनिमम है, क्या ये ऑप्टिमाइज्ड है, या इसको करना पड़ेगा। चेक करने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके पास पहुंचने के लिए मोदी मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मोदी मेथड क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे S1 S2 S3 V1 V2 V3 V4 है, ठीक है। अलोकेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलोकेटेड हैं और 6 अनअलोकेटेड है, अनऑक्यूपाइड जो सेल है, ठीक है। हर सेल में टोटल 12 सेल है, जिसमें से 6 सेल को अलोकेट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जितने रो हैं उससे कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग, जैसे इस रो के कोरेस्पॉन्डिंग U1, इसके U2 U3 इस तरह ले लिए, और हर कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग V1 V2 V3 और V4 इस तरह से पहले हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और इसको देखिए, कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू आर प्लस वी एस लिखेंगे, जैसे कि जहां जहां अलोकेटेड है ऑक्यूपाइड सेल जो है, जैसे यहाँ पे अलोकेटेड है, ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1। और सबसे पहले हम लोग कोई, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 7 वेरिएबल है, और यहाँ पे 6 ही ऑक्यूपाइड सेल है, यानी 6 इक्वेशन बनेगा, 7 वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। एक वेरिएबल का हम लोग पहले कुछ अपने मन से ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो U1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 में से किसी का भी वैल्यू 0 या कुछ भी पहले शुरू में एक वैल्यू बस ले लेना है, ठीक है। U1 का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब जहां जहां ऑक्यूपाइड सेल है वहां इस तरह से लिखे, यहाँ का जो कॉस्ट है 2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1। अब U1 है 0 तो V1 यहाँ से आ जाएगा 2। वैसे ही फिर ऑक्यूपाइड सेल क्या है? ये वाला है। कॉस्ट क्या है? 3। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग U1 है और इधर V2 है, तो U1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 3। U1 0 ले चुके हैं तो V2 आ गया यहाँ से 3। वैसे ही आप देख लीजिए हर स्टेप में यहाँ से सारा वैल्यू V1 V2 V3 V4 U1 U2 U3 सब आ जाता है। इतना आ जाने के बाद अब हम लोगों को जो अनऑक्यूपाइड सेल है, ये 6 अनऑक्यूपाइड सेल है, वहाँ डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं उसका ये है फॉर्मूला, कि कॉस्ट जो उस अनऑक्यूपाइड सेल का कॉस्ट है माइनस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यू है और भी है उसका समेशन, ठीक है। सीधे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये अनऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना है तो D13 ये पहला रो तीसरा कॉलम है, इसलिए तो यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ जो कॉस्ट है 11 माइनस इसके कोरेस्पॉन्डिंग U1 क्या है 0, V1 भी इसके कोरेस्पॉन्डिंग V3 क्या है 12, तो 0 प्लस 12 12, 11 माइनस 12 माइनस ऑफ 1, ठीक है। फिर वैसे ही D14 का कॉस्ट निकालेंगे। 14 में C क्या है? C माइनस V4 और U1, C माइनस U1 प्लस V4, तो U1 क्या है 0, V4 क्या है 6, यानी 7 में से 6 गया 1। वैसे ही D21 D22 D23 D32 सारा वैल्यू निकालते हैं, और इसमें फिर हम लोग चेक करते हैं क्या सारा वैल्यू 0 या पॉजिटिव है। अगर 0 या पॉजिटिव है इसका मतलब ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है, वही अपना सॉल्यूशन हो गया, कॉस्ट निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू निगेटिव आ रहा है। अब जो सबसे निगेटिव वैल्यू होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों वैल्यू -1 है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैंने 2 3 को पहले ले लिया है, 2 3 D1 D2 D3 S1 S2 S3 इस तरह से 2 3, ठीक है। 2 3 जहां भी निगेटिव वैल्यू है वहां पे मान लेते हैं कि कुछ अलोकेशन थीटा अलोकेशन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ थीटा अलोकेशन दे दिए, यानी कि S2 के पास थीटा अलोकेशन बढ़ गया, लेकिन S2 का हमको पता है कि S2 से टोटल
1 टन ही 1 यूनिट ही S2 सोर्स से कुछ निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ थीटा देंगे तो यहाँ एक थीटा यहाँ से निकल रहा है, तो थीटा यहाँ घटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ। वैसे ही इस वाले D4 पे हम लोग देखते हैं कि टोटल 2 यूनिट पहुंचता है, तो 1 माइनस थीटा, और इधर पहले से था 1, तो अब कर देंगे 1 प्लस थीटा, बैलेंस बैलेंस करने के लिए बस। अब यहाँ थीटा दिए हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो में कोई एक में से थीटा घटेगा, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में से भी कोई एक में से थीटा घटेगा। अब यहाँ थीटा घटा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी कॉलम में थीटा बढ़ेगा, ठीक है। इसका बैलेंस करने के लिए यहाँ थीटा लिए हैं, तो यहाँ 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा को बैलेंस करने के लिए फिर 1 प्लस थीटा। अब थीटा था तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से ले लिए हम लोग। अब हम लोग टोटल जो इस तरह से आ रहा है 1 माइनस थीटा, 3 माइनस थीटा, 1 प्लस थीटा। अब इसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम थीटा वैल्यू क्या हम ले सकते हैं जिससे कि अलोकेशन निगेटिव ना हो। तो थीटा हम मैक्सिमम 1 ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 1 माइनस 2 निगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1, ठीक है। थीटा को 1 ले लेते हैं कि 6 के पास यहाँ पे हम लोग 1 अलोकेट कर दिए, तो 1 माइनस थीटा जो था वो 0 हो गया, 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। 1 प्लस थीटा था, 1 प्लस 1 हो गया 2, यहाँ था 3 माइनस थीटा, तो 3 माइनस 1 हो गया 2। अब ये आ गया हमारे पास नया टेबल, ठीक है। यहाँ से फिर मोदी मेथड लगाएंगे और चेक करेंगे क्या ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और अगर नहीं निकाले हैं तो फिर वही तरीका अपनाएंगे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 लिख लिया। अब यहाँ से U1 0 ले लेते हैं। U1 अगर 0 ले लेंगे तो पिछला वाला तरीका आपको याद होगा कि यहाँ जो अलोकेटेड ऑक्यूपाइड सेल है, जिसमें यहाँ ये सब ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4 5 6 सेल ऑक्यूपाइड है। U1 हम लोग मान लेते हैं कि 0 है, तो U1 प्लस V1 बराबर 2 होना चाहिए, तो V1 क्या हो जाएगा, 2, V1 का वैल्यू आ गया। वैसे ही अगर U1 0 है, ऑक्यूपाइड सेल में यहाँ पे है 3, इसके कोरिस्पोंडिंग जो V2 है, तो U1 प्लस V2 बराबर 3 होना चाहिए। U1 है 0 तो V2 हो गया 3। वैसे ही यहाँ पे V1 का वैल्यू आ गया तो U3 का वैल्यू आ गया। वैसे ही इस तरह से सारे वैल्यूज निकल जाते हैं। फिर यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे कि पिछले वाले प्रोसेस में मैंने बताया था, उससे आप निकालिए। यहाँ पे मात्र एक वैल्यू निगेटिव आता है, D13 यानी यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को फिर से अलोकेट करना पड़ेगा थीटा, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव आ गया, बाकी सब पॉजिटिव है। फिर से यहाँ थीटा वैल्यू अलोकेट करते हैं। यहाँ थीटा अलोकेट करेंगे तो किस इसके कोरेस्पोंडिंग जो रो है, कॉलम है, उसमें से किसी एक में से, हर इसके कोरेस्पोंडिंग जो रो है उसमें से कोई एक अलोकेशन में से थीटा अलोकेशन घटेगा, और कोरेस्पोंडिंग जो कॉलम है उसमें से भी थीटा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया, थीटा यहाँ पे आया तो यहाँ पे थीटा घटा दिए, ताकि टोटल जो इसमें एलोकेशन है, टोटल आप लोग देखेंगे S1 सोर्स से 6 यूनिट ही निकलता है। तो यहाँ थीटा बढ़ा देंगे तो कहीं तो थीटा घटाना पड़ेगा। वैसे ही टोटल कॉलम से आप देखेंगे कि टोटल 3 यूनिट ही V3 के पास आता है, तो अगर थीटा बढ़ाते हैं तो कहीं थीटा घटाना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा आया है तो यहाँ पे थीटा घट गया। इस तरह से एक क्लोज लूप बनना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा 1 ले सकते हैं, हम लोगों ने ले लिया। 1 माइनस थीटा, यहाँ पे तो 0 हो गया तो 0 लिखना नहीं है। 5 था, थीटा का वैल्यू 1 आ गया है, तो इस तरह से फिर हमारे पास एक ये नया टेबल आ जाता है, नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो टेबल है ऑप्टिमाइज्ड है, या इसको फिर से ऑप्टिमाइज करना। फिर से मोदी मेथड लगाएंगे, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 सबका वैल्यू निकालेंगे। U1 को 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर सीधे देख लेते हैं कि V2 3 आ जाता है, V3 11 आ जाएगा। अब V3 आ गया तो U3 आ जाएगा, 11 प्लस 4 हो गया 15, ठीक है। अब U3 आ गया तो U3 से V1 आ जाएगा, V4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल लिए। फिर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब डिस्टेंस निकालते हैं अनऑक्यूपाइड सेल सब में, ठीक है, सब में, तो सब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस सब अनऑक्यूपाइड जितने भी सेल हैं सब में डिस्टेंस पॉजिटिव यानी 0 आ रहा है, 0 या पॉजिटिव, ठीक है, सब में पॉजिटिव है। सारा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हम लोग ऑप्टिमलिटी अचीव कर चुके हैं। अब इसका जो कॉस्ट होगा वही होगा अपना ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए अब देख लीजिए यहाँ पे कितना लोकेट की है, 5, कॉस्ट क्या है
3, तो 3 × 5, वैसे ही 11 × 1, 6 × 1, 5 × 7, 15 × 1, 9 × 2, सब जोड़ देंगे तो 100 आ जाता है अपना आंसर। ठीक है, तो इस तरह ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये 100 कॉस्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। अब इसी में दूसरा सवाल है, एक एलपीपी दिया हुआ है, उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो एलपीपी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, और जो राइट साइड का ये सब वैल्यू जो 400 450 ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो पहले से ही पॉजिटिव है, और फिर उसको हम लोग इन इक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करते हुए। तो जब लेस देन रहता है, जैसे यहाँ पे है, ये जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे। सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हुए पहला ये वाला इनइक्वलिटी और इस वाला इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, S1 S2 सरप्लस वेरिएबल का यूज करके इसको इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, और S1 S2 हम लोग यहाँ पे ले लिए कि पॉजिटिव है। अब यहाँ से फिर वही एलपीपी में सबसे पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में S1 इज इक्वल्स टू 400, S2 इज इक्वल्स टू 450, 450 वैल्यू हम लोग ले लेते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर इसको सिंपलेक्स टेबल बना के इसको चेक करेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, नहीं है तो इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। चलिए, सिंपलेक्स टेबल इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है और उसका कफिशियंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कफिशियंट। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना 45 x1 प्लस 80 x2। अगर S1 S2 को आप लोग इंक्लूड करना चाहें तो 0 S1 प्लस 0 S2। ठीक है, उस तरह से कफिशियंट यहाँ पे लिखते हैं 40 80 0 0। यहाँ भी कफिशियंट ऑफ S1 S2। ठीक है, सिंपलेक्स टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कैसे सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। जैसे पहला वाला जो इक्वेशन है, इसमें x1 का जो भी कफिशियंट है कंस्ट्रेंट में, जैसे x1 का 5 है, x2 का 20 है, S1 का 1 है, S2 का 0 है, उसको ऐसे लिख लेते हैं 5 20 1 0। वैसे ही दूसरा जो कंस्टेंट है उसमें x1 का कोफिशिएंट 10, x2 का 15 0 1 इस तरह से है। ठीक है, इधर जो b वैल्यू है 400 5 450। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे किस तरह से निकालते हैं कि ये जो वैल्यू होता है इसमें से इस वाले वैल्यू को इसमें से घटाना है। क्या घटाना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़ के 45 में से घटाना है। ठीक है, 0 × 5 क्या हो जाएगा 0, 0 × 10 0, दोनों 0, 45 माइनस 0 प्लस 0 यानी 45। वैसे ही 80, यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब जो भी डेल्टा जे आता है उसमें चेक करते हैं कि क्या सारा डेल्टा जे निगेटिव या 0 है। अगर है तो ऑप्टिमल है, नहीं तो ऑप्टिमल नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम पॉजिटिव को सिलेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम पॉजिटिव है 80। 80 वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब 80 वाले कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उससे बी में डिवाइड करेंगे। 400/20, 450/15, तो यहाँ आ गया 20 30। इसमें से मिनिमम जो है उस पर उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो मैक्स था, जिस वाले कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग मैक्स आया है वो वाला कॉलम अपना अगले वाले स्टेप में बेसिक वेरिएबल रहेगा, और ये जो मीन आया है वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रो है S1, ये बेसिक वेरिएबल से निकल जाएगा, यानी कि S1 को x2 रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसमें कुछ रूल है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया की वेरिएबल, यानी कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो सिलेक्ट हुआ है आने के लिए, जो कोरिस्पॉन्डिंग रो है S1, जो कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल S1 है वो लीव करेगा, इसलिए ये है की वेरिएबल। जो की वेरिएबल होता है अगले स्टेप में की वेरिएबल से इस पूरे रो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, की वेरिएबल से पूरे रो में डिवाइड कर देते हैं।
और दूसरे वाले रो को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि की वेरिएबल के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है बाकी सारे रो में वो 0 हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर से डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे कैसे निकालते हैं मैंने बताया, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे ये जो 25 ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ। डेल्टा जे निकालते समय ये 25 कैसे आया, तो ये इस तरह से आया कि पहले जो 45 है सबसे ऊपर कॉफिशिएंट ऑफ x1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको 80 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 25/4 यानी कि 0, तो कितना हो गया 25, ठीक है। इस तरह से बाकी सारा डेल्टा जे भी निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एकमात्र पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आता है 25, ठीक है। तो अपने अगले वाले स्टेप में x1 बेसिक वेरिएबल वाले रो में आ जाएगा और रिप्लेस कौन होगा पिछले वाले स्टेप को देखते हुए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ फिर से डिवाइड करते हैं, इस रो में जो भी एंट्री है 1/4 से डिवाइड करेंगे 20 में। वैसे ही इस तरह से रेशियो आ जाता है आपकी बात 80 और 24। इसमें जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, उसको सेलेक्ट करते हैं, वो लीव करेगा, यानी S2 जो वेरिएबल है अगले वाले स्टेप में S2 यहाँ से निकल जाएगा और आएगा क्या x1 जो मैक्स था उसके कोरेस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल, ठीक है। जो मीन के कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। और ये है अपना की एलिमेंट। की एलिमेंट से पूरे रो को डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए की एलिमेंट था यहाँ पे 25/4 से सारे रो में डिवाइड कर दिए। और इस वाले रो को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि बाकी सारे रो को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि उसके कोरेस्पॉन्डिंग की एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उस रो में वो 0 हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, सारा स्टेप इधर लिखा हुआ है कि सेकेंड रो किस तरह से क्या होगा। तो इस तरह से ये हो गया अपना नया सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ फिर से डेल्टा जे यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ 0 0 -1 -4। यहाँ हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जे का जितना भी वैल्यू है या तो निगेटिव है या फिर 0 है, यानी ऑप्टिमिलिटी अचीव हो चुका है। ऑप्टिमिलिटी अचीव हो चुका है। इधर जो बी का वैल्यू है वही वेरिएबल्स का वैल्यू, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का। तो x2 का कितना हो गया वैल्यू 14, x1 का यहाँ से कितना हो गया 24, ठीक है। तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जेड अपना 45 x1 प्लस 80 x2 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x1 का वैल्यू कितना 24, x2 का कितना 14, रख देने पे बस यहाँ से आपका आ जाता है आंसर 2200। इस तरह आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। अगर कोई सजेशन या कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।